बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार की परिभाषा व उसके भेदों को उदाहरण के साथ समझेंगे। अलंकार की परिभाषा की अगर बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार कविता की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है, और वस्तु यहाँ काव्य के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। यानी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार में कुछ अलंकार हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। शब्दालंकार की परिभाषा देखते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्दों के प्रयोग से वह चमत्कार समाप्त हो जाए, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यानी जब शब्द के माध्यम से हो तो शब्दालंकार और अर्थ के माध्यम से तो अर्थालंकार। शब्दालंकार के 2 भेद हैं। तो पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति हो बार बार, तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुरभू विश्व वदर इव घृत उधर जोवत सोवत सु। यानी यहाँ पर हम इस पंक्ति में देख रहे हैं कि रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर अर्थात कई वर्णों की आवृत्ति हुई। आवृत्ति का मतलब है रिपीटिशन, यानी एक से अधिक बार आना। तो जब किसी कविता में कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। इसके भेद भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में एक है कविता पर्वत प्रदेश में पावस, यहाँ प की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार यमक। इसकी परिभाषा की बात करें, यमक का अर्थ होता है 2। जब किसी कविता में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके उतने ही अर्थ निकलें, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होना है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। किसी रचना में एक साथ एक से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं। जैसे अनुप्रास अभी हमने देखा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। घटा का घमंड घटा, तो घा की अटा की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। तो यहाँ पर यमक अलंकार आपने समझा, शब्द की आवृत्ति अर्थ अलग। अर्थालंकार की अगर हम बात करें तो इसके कई भेद हैं। यहाँ पर हम 4 भेदों को लेंगे: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहले उपमा अलंकार पर बात करते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी कविता में किसी साधारण वस्तु या व्यक्ति की तुलना उसी गुण में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तब उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, दोनों ही कोमल हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग या 4 तत्व होते हैं। उनके बारे में जानेंगे तो हमें उदाहरण और अच्छी तरह समझ आएगा। उपमेय, उपमेय यानी जिस की तुलना की जाए। यहाँ पर बच्ची की तुलना की गई है तो बच्ची उपमेय है। उपमान, जिससे तुलना की जाए। यहाँ पर फूल से तुलना की गई है, अर्थात फूल उपमान है।
वाचक शब्द यानी बताने वाला, जिस शब्द से हम पहचानते हैं यहाँ पर उपमा अलंकार है, तुलना की जा रही है, वो वाचक शब्द, यहाँ पर सी वाचक शब्द है। और साधारण धर्म या समान धर्म, जिस गुण की तुलना की जाए। तो यहाँ कोमलता की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर कोमल, साधारण या समान धर्म है। तो यहाँ पर बच्ची को फूल के समान कोमल बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देख सकते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ पर शिशुवृंद यानी बच्चे, छोटे बच्चों का समूह, अरविंद यानी कमल से तुलना की गई है कि वो देखो कैसे सो रहे हैं, जैसे कमल बंद है वैसे बच्चे सो रहे हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जब उपमेय में और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे तब रूपक अलंकार होता है। अर्थात जब किसी कविता में उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है तब रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण हो। उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। धनुष भंग के, राम के धनुष भंग के समय का वर्णन है कि उदयगिरि को मंच बताया गया है, रघुवर यानी श्री राम को सूर्य बताया गया है, उदित होता हुआ सूर्य, और संतों को सरोज यानी कमल बताया गया है, और लोचन यानी नेत्रों को भ्रमर यानी भंवरे का रूपक दिया गया है। यानी जैसे सूर्योदय के होते ही कमल खिल उठता है और कमल के खिलने से भंवरे प्रसन्नतापूर्वक मंडराने लगते हैं, वैसे ही राम के धनुष तोड़ने के लिए जब वो मंच पर आते हैं तो उन्हें देखकर संत समाज किस तरह हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसका वर्णन है। तो यहाँ रूपक का सुंदर उदाहरण है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक साथ एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं, तो यहाँ उदित उदयगिरि में आपको अनुप्रास भी मिल रहा है, संत सरोज में भी आप अनुप्रास कह सकते हैं, संत सरोज सब। तो रूपक अलंकार उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देख सकते हैं। आए महंत वसंत, यहाँ वसंत को महंत बताया गया है, तो रूपक अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, इसकी परिभाषा, जब किसी कविता में जड़ पर चेतन का आरोप हो, जड़ यानी जो निष्क्रिय, बेजान, चेतन जिसमें जीवंतता है, तो जब जड़ पर चेतन का आरोप हो अर्थात प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, तब मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर उषा काल को, प्रातः काल को स्त्री के रूप में चित्रित किया है, जो पनघट में यानी जहाँ पर जल होता है, घाट पर जाकर घड़े में पानी भर रही है। तो यहाँ पर सुंदर मानवीकरण है। एक सखी दूसरी सखी अपनी सखी को जगाते हुए कहती है। और अगर हम देखें तो ये रूपक का भी बहुत सुंदर उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अंबर को पनघट माना है और तारों को घट यानी घड़ा माना है और उषा को स्त्री माना है। तो रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। मानवीकरण आपके पाठ में भी कई बार आता है। पर्वत प्रदेश में पावस की अगर मैं बात करती हूँ तो पर्वत का पंख लगाकर उड़ जाना या पर्वत का जल में अपनी छवि को देखना रूपक ये मानवीकरण अलंकार के बहुत सुंदर उदाहरण है। तो मानवीकरण अलंकार जहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार पर आते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय धन उक्ति। अतिशय माने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, बहुत अधिक, और उक्ति माने कहना, यानी जब किसी का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी नदी के आने पर जब तक राजा सोच रहे थे कि उस पार कैसे जाएंगे,
तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक ने नदी पार कर ली। तो यहाँ पर चेतक की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये अलंकार समझ में आ गए होंगे। और भी जब हम पढ़ेंगे, आप अपने पाठों को पढ़िए, तो उसमें जब कोई पंक्ति आती है उसमें अलंकार को समझने की या पहचानने की कोशिश करेंगे तो भी हमें अलंकार समझ में आएंगे। तो हम जैसे अभ्यास करेंगे, जितना पहचानेंगे उतना और अधिक समझ में आएंगे। तो आज की कक्षा में बच्चों यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। बराबर अभ्यास करते